ओके, हाय एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विद फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमारा सोशल साइंस का हिस्ट्री का फर्स्ट एंड ओनली चैप्टर इन टर्म 1। ट्रस्ट मी, बहुत आसान चैप्टर है, पूरे हिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन ही है। इसके अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं ज़रा से तुमको पहले मैं ये बता देती हूँ। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑफ कोर्स फ्रांस के अंदर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई, फिर कैसे रिपब्लिक बना, फिर कैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और नेपोलियन आया। ये पूरी की पूरी कहानी है हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। छोटू सा चैप्टर है, बहुत इजीली 2 क्लासेस में ख़त्म ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हमारी चैप्टर की शुरुआत हो रही है यहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैं हाईलाइट करवाती रहूँगी साथ साथ, आप करते रहिएगा, ठीक है। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. तो हम लोग कब की बात कर रहे हैं? 14 जुलाई 1789। आपके पास में क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट इज FR की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789 के अंदर। तो इस टाइम पीरियड में बहुत पुराने टाइम की बात है। पूरा सिटी ऑफ पेरिस अलार्म में था। अलार्म के स्टेट में था का क्या मतलब है? सब चौकन्ना हो रखे थे। ऐसे र्यूमर्स फैल रहे थे कि राजा ने अपने ट्रूप्स को सिटी में भेजा है और अब राजा क्या करेगा, सारे लोगों के ऊपर फायर करवा देगा। ठीक है, ऐसे र्यूमर फैले हुए थे। Some 7,000 men and women gathered in the front of town hall and decided to form people's militia. This is important. अब अगर मुझे ये पता हो कि भाई मेरे घर पे कोई अटैक करने वाला है तो मैं चुपचाप तो बैठूंगी नहीं, कुछ तो हम करेंगे ना। तो वही फ्रांस के लोगों ने किया। फ्रांस के अंदर अराउंड 7,000 मेन विमेन, ये लोग एक साथ टाउन हॉल में इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के इन्होंने पीपल्स मिलिटिया फॉर्म किया। इन्होंने सोचा कि अब अगर राजा हमारे ऊपर अटैक करवाने वाला है तो बदले में हमें भी कुछ करना पड़ेगा। सही बात है ना, हमें भी तो कुछ रेडी रहना पड़ेगा। अगर वो लोग अटैक करें तो हम सेफ कैसे रखेंगे खुद को? तो इसीलिए इन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने शुरू कर दिए ताकि गवर्नमेंट बिल्डिंग से इन्हें क्या मिल सके, किसी तरीके के वेपन्स मिल सके गवर्नमेंट बिल्डिंग से। तो फाइनली बहुत सारे लोग सिटी के ईस्टर्न पार्ट में गए और उन्होंने जाकर के बेस्टाइल पर अटैक कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जाकर के बेस्टाइल पर अटैक क्यों किया? क्योंकि बेस्टाइल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। बेस्टाइल स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डेस्पोटिक पावर का मतलब होता है अनलिमिटेड पावर। बेस्टाइल किसी को भी पसंद नहीं था क्योंकि यहाँ पर राजा की सारी मनमानी, अनलिमिटेड पावर राजा का यहाँ पर चलता था, इसीलिए लोगों को पसंद नहीं था। तो इन्होंने बेस्टाइल पर अटैक किया, वहां के कमांडर को मार दिया और वहां पे जितने भी प्रिजनर्स थे सबको रिलीज कर दिया। सिर्फ 7 ही प्रिजनर्स थे। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बेस्टाइल पर अटैक क्यों किया था तो तुम क्या कहोगे? अटैक इसीलिए किया था क्योंकि लोगों को बेस्टाइल पसंद नहीं था, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके ये रायट्स पेरिस और पूरे कंट्री में फैलते गए। पता है ना, फ्रांस का कैपिटल इज पेरिस, तो पूरी जगह पर ये रायट्स फैलते गए। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि ब्रेड का प्राइस बहुत हाई है, हम लोग खाना कैसे खाएं, हम तो भूखे मर जाएंगे। बाद में जब हिस्टोरियंस ने इस टाइम को देखा तो उन्हें एक्चुअली पता चला कि ये वो टाइम था जहां से राजा का रूल हटाने की शुरुआत हुई थी। These events they ultimately led to the execution of the king in France. मतलब एक र्यूमर फैला कि राजा हमारे ऊपर अटैक करवाने वाला है। उस र्यूमर से शुरू होकर के ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए जहां से कि बाद में फिर राजा को मार ही दिया गया। The king was killed or murdered or assassinated. राजा को मार दिया गया। ठीक है, अब कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे, पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। तो पुराने टाइम पीरियड के अंदर ना, फ्रांस के अंदर 3 स्टेट्स में सोसाइटी को डिफ्रेंशिएट कर रखा था। पहला था फर्स्ट स्टेट जो कि क्लर्जी थे, यानी कि ऐसे लोग जो चर्च में रहते थे, जैसे हमारे यहाँ पर प्रीस्ट होते हैं। फिर आते हैं नोबिलिटी, यानी कि जो लोग राजा के रिश्तेदार थे। फिर आता है थर्ड स्टेट जिसके अंदर कुछ लोग बड़े बिजनेसमैन थे, कुछ लोग रिच थे, कुछ लोग पेजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पेजेंट्स यानी कि कुछ लोग मिडिल क्लास थे और कुछ लोग गरीब थे। तो 3 स्टेट्स क्या क्या हुए? क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट यानी कि कॉमन मैन। तो कॉमन मैन या थर्ड स्टेट, उसमें कुछ लोग अमीर भी थे और कुछ लोग गरीब भी थे।
1774 के अंदर किंग लुई 16 को राजा बना दिया गया फ्रांस का। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कौन से ईयर में लुई 16 फ्रांस का राजा बना था? कौन से ईयर में बना था? 1774 के अंदर लुई 16 फ्रांस का राजा बना। वो सिर्फ 20 साल का था, उसकी शादी होगी मैरी एंटोनिएट के साथ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। जब वो राजा बना तो उसने देखा कि उसका पूरा ट्रेजर तो खाली है, ठीक है। जब उसने देखा कि अरे मेरी तो ट्रेजरी खाली है, मैं राजा बन के क्या करूंगा, तो वो हो गया बेचारा उदास। उदास तो अब होगा ना, कॉमन सेंस की बात है कि उसको लग रहा था कि मैं राजा बन जाऊंगा, मैं भी फिर ऐश से, है ना, ऐसे लेट के ग्रेप्स खाऊंगा और पूरी ऐश करूंगा। पर जब एक्चुअली राजा बना तो क्या हुआ, पूरा का पूरा ट्रेजर उसको खाली मिला। फिर वो ऐसे रोने लगा। बहुत सारे वॉर्स के बाद में बहुत सालों तक वॉर चली थी, जिसकी वजह से फ्रांस का सारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो गए थे। फ्रांस के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ गया था, और इसके साथ साथ एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से खर्चे तो हैं ही। खर्चे में क्या था, इतना बड़ा कोर्ट उसको संभालना है, आर्मी को संभालना है। लुई 16 के अंडर फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज की हेल्प करी थी इंडिपेंडेंस लेने में। अमेरिका की 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के अंदर रहती थी, ठीक है, ब्रिटेन के अंडर रहती थी, तो इनको इंडिपेंडेंस दिलाने में फ्रांस ने हेल्प करी थी। इस वॉर की वजह से और ज़्यादा डेट चढ़ गया फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन हो गई बहुत ही ज़्यादा खराब। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest. अब जिन लोगों ने फ्रांस को लोन दे रखा था उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। तो अब फ्रेंच गवर्नमेंट के पास में कोई उपाय नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो टैक्सेस इंक्रीज कर दे। बेटा गवर्नमेंट के पास में एक ही तो सोर्स होता है ना इनकम का, टैक्सेस जो वो लोगों से कलेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार अब तो हमें ना टैक्सेस इंक्रीज करने ही पड़ेंगे, तो उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज किए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट ही था जो टैक्सेस पे किया करता था, और कोई भी टैक्सेस पे नहीं करता था। फ्यूडल सिस्टम चलता था, यानी कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन योर बर्थ, ये चलता था। तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्सेस पे किया करता था। ज्यादातर थर्ड स्टेट के अंदर भी पेजेंट्स थे, बहुत कम लोगों के पास में खुद की ज़मीन थी। ज़्यादातर ज़मीन नोबल्स की हुआ करती थी, या फिर चर्च की हुआ करती थी, या फिर थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर्स की हुआ करती थी। चर्च एक तरीके का टैक्स भी कलेक्ट करता था लोगों से, जिस टैक्स को टिटीज कहा जाता था, ठीक है। ये टैक्स वो कलेक्ट करता था पेजेंट्स से। एक और डायरेक्ट टैक्स था जिसका नाम था टेल। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस लगा रखे थे। लिवर क्या था, ये यूनिट ऑफ करेंसी थी फ्रांस की, जो 1794 के बाद में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया कि टैक्सेस कौन पे करता है। सिर्फ थर्ड स्टेट ऐसा है जो टैक्सेस पे कर रहा है, ठीक है। टैक्सेस कर दी है इंक्रीज, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास में खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है। अब आता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, पॉपुलेशन तो बढ़ी लेकिन उसके साथ साथ फूड क्रॉप्स बढ़ नहीं पाए। रैपिड पॉपुलेशन की वजह से फूड ग्रेन्स का डिमांड इंक्रीज हो गया, लेकिन उनका सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फूड्स का प्राइस बढ़ गया। किसी चीज़ की अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी यही हुआ, प्राइस बढ़ गया फूड क्रॉप्स का। ज़्यादातर लोग जो एम्प्लॉयड थे उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, वेजेस फिक्स थी, लेकिन इन वेजेस की वजह से जितनी कम वेजेस ये कमा पा रहे थे उसके अंदर इनका खाना नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे आया जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। तो क्या आया सब्सिस्टेंस क्राइसिस? सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती, ठीक है। एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाते हैं। कैसे होगा? बैड हार्वेस्ट हुआ, बैड हार्वेस्ट की वजह से सप्लाई कम हो गई, गरीब लोग ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे, भूखे मरेंगे, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, तो बीमार हो जाएंगे, फिर ऐसी बीमारियां फैल जाएंगी, और फिर से वही सेम साइकिल चलता रहेगा। अब फ्रांस के अंदर अच्छी चीज़ एक यही हो रही थी कि वहां पर मिडिल क्लास का ग्रोथ हो रहा था। A growing middle class envisages an end to privileges. अब जैसे जैसे ये मिडिल क्लास का ग्रोथ होने लगा, वैसे वैसे जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज थी, यानी कि जो प्रिविलेज बर्थ के बेसिस पर लोगों को मिल रही थी, वो प्रिविलेज खत्म होती जा रही थी। पुराने टाइम में वर्कर्स, पेजेंट्स, ये सब लोग
इन सब ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया कि तुम लोग टैक्स मत इंक्रीज करो, खाना बहुत कम है, कुछ तो करो, राजा कुछ कर नहीं रहा है, हमें सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन इस सब का कुछ हो नहीं रहा था। फाइनली मिडिल क्लास आई, जो कि प्रॉस्पेरस भी थी, पैसा भी था, एजुकेशन भी था और नए आइडियाज भी थे। 18th सेंचुरी के अंदर एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ जिसे कहा जाने लगा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोग जो थे वो अपना पैसा कैसे कमाते थे? ओवरसीज ट्रेड कर कर पैसा कमाते थे। वुलन और सिल्क टेक्सटाइल्स को बेच करके अपना पैसा कमाते थे। इसके अंदर साथ साथ प्रोफेशनल्स भी थे, जैसे लॉयर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए। ये सब लोग पढ़े लिखे थे और इनको क्या लगता था कि कोई भी प्रिविलेज जन्म के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। एक इंसान का सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, मतलब आप कैसा काम कर रहे हो, आप कितने समझदार हो, इसके बेसिस पर आपको सोसाइटी में इज्जत मिलनी चाहिए, ना कि इस बेसिस पर कि आप किस सोसाइटी में पैदा हुए हो। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all. तो ये ऐसे आइडियाज थे जिससे कि सब लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सब लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें फ्रांस में आएंगी। इन्हीं चीज़ों के ऊपर दो फिलोसोफर्स थे जिन्होंने बुक्स लिखी थी। पहले फिलोसोफर थे हमारे जॉन लॉक, इम्पॉर्टेंट है। जॉन लॉक ने लिखा था 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और एक आते हैं हमारे जीन जैक्विस रोस्यू। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। रोस्यू बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की और जॉन लॉक बात करते हैं 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की। इसके बाद में मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि सोसाइटी के अंदर डिवीजन होना चाहिए पावर में, यानी कि थोड़ा पावर लेजिस्लेटिव के पास, थोड़ा पावर एग्जीक्यूटिव के पास और थोड़ा पावर जुडिशरी के पास, ये सब होना चाहिए। ये जो मॉडल है ये हमने यूएसए से लिया था। यूएसए के अंदर यही मॉडल यूज किया गया था। जब यूएसए इंडिपेंडेंट हुआ वहां पर 13 कॉलोनीज बनी, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना और सबको उन्होंने बहुत सारे राइट्स भी दिए। यहीं से अब धीरे धीरे करके फ्रांस भी इंस्पायर हो रहा था। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons, coffee shops। तो ये लोग जो बातें कर रहे थे ना, ये बातें हर जगह पर बात की जा रही थी इनके बारे में, मतलब ये डिस्कस किया जा रहा था। आजकल क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर में लिख रहे थे कि लोग मोनार्की को छोड़ करके डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। लोगों में एंगर आने लगा, लोग नाराज़ होने लगे और इन प्रिविलेजेस के अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे। इसके बाद में हुआ फ्रांस के अंदर रिवोल्ट। जब लुई 16 ने टैक्सेस इंक्रीज करे, क्यों इंक्रीज करे वो हमें पता है, फ्रांस के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट लगा हुआ था, तो लुई 16 ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम, मतलब पुराने टाइम पर जब राजा का रूल था, ओल्ड रिजाइम का मतलब हुआ 1789 से पहले का टाइम। उस टाइम पर राजा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकता था। राजा को स्टेट्स जनरल नाम की एक बॉडी से परमिशन लेने की जरूरत थी। अगर ये बॉडी परमिशन देगी तभी राजा जो है टैक्सेस लगा सकता था। ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होता है वैसे ही इनके यहाँ पर भी पार्लियामेंट होता था। लास्ट टाइम इस बॉडी को 1614 के अंदर बुलाया गया था। 5 मई 1789 लुई 16 ने एक असेंबली बुलाई स्टेट्स जनरल की। वहाँ पर उसने बोला कि हम नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरे हॉल के अंदर, वर्साइज के अंदर ये ट्रीटी हो रही थी, वर्साइज के अंदर ये मीटिंग हो रही थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए। फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आए, सेकेंड स्टेट से 300 लोग आए और थर्ड स्टेट से 600 लोग आए। तो टोटल कितने हो गए? 1200 लोगों ने मिलकर के ये असेंबली अटेंड करी थी। थर्ड स्टेट ने अपने सबसे प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स को भेजा था ये मीटिंग अटेंड करने के लिए। पेजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन, इनकी तो एंट्री ही डिनाई कर दी थी कि तुम लोगों को तो आने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोग मीटिंग में इन्वाइटेड नहीं हो, तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। इन लोगों ने बहुत सारे लेटर्स लिखे, बहुत कुछ किया कि हमारे टैक्सेस कम कर दो, हम इतने सारे टैक्सेस पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टेट्स जनरल में जो वोटिंग का तरीका था ना, वो बहुत ही खराब तरीका था। क्या तरीका था वोटिंग का? पूरा स्टेट मिलकर के एक वोट करेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेट के मेंबर एक वोट करेंगे, सेकंड स्टेट के मेंबर एक वोट करेंगे और थर्ड स्टेट के मेंबर एक वोट करेंगे। ठीक है, तो 3 ही वोट डलते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के अंदर तो कॉमन चीजें हैं, तो इनके 2 वोट हो जाते थे और बेचारा कॉमन स्टेट, जो कॉमन मैन का थर्ड स्टेट था, वो हमेशा हार जाता था। अब इन लोगों को बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग तो खड़े बैठ करके, आराम से बैठ करके मीटिंग अटेंड कर रहे थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो बेचारे खड़े होकर के मीटिंग अटेंड कर रहे थे।
तो इनका ये जो सिस्टम था इनका वोटिंग का, ये सिस्टम भी बहुत ही ख़राब था। मेंबर्स ने कहा कि हमें इंडिविजुअल वोट चाहिए, हर किसी को अपना अपना वोट दो। राजा ने कहा आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं और ना ही कभी आगे होगा। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि अगर आप हमें ऐसा वोट नहीं दोगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये असेंबली छोड़ के चले जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। राजा ने कहा कि जो मन में आए करो, लेकिन मैं इंडिविजुअल वोट किसी को भी नहीं दूंगा। तो यही हुआ, थर्ड स्टेट के लोग असेंबली से निकल गए और उन्होंने जाकर के प्रोटेस्ट करना शुरू किया। वो लोग जाकर के इकट्ठे हुए टेनिस कोर्ट के अंदर वर्साई में। टेनिस कोर्ट में जाकर के इकट्ठे हुए, उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली बोला और कहा कि जब तक फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मिराबियो और एबेसेस, इन दोनों ने, ये दोनों थे लीडर, थर्ड स्टेट के लीडर थे ये दोनों। नोबल्स थे, लेकिन फिर भी इनको पता था कि फ्यूडल प्रिविलेजेस सही नहीं है, हम लोगों को इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। थर्ड क्लास की जो थर्ड स्टेट है उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। एबेसेस ने तो एक प्रीस्ट थे, उन्होंने एक पैम्पलेट भी लिखा था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नेशनल असेंबली बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी और पूरा का पूरा फ्रांस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में था। प्रॉब्लम में कैसे था, भयंकर ठंड पड़ रही थी, हार्वेस्ट खराब हो गया, हार्वेस्ट खराब होने की वजह से ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए, लोग खरीद नहीं पा रहे थे, लोग बहुत नाराज होने लगे। क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड एट द शॉप्स, दुकानें लूटी जाने लगी। राजा ने कहा कि अब मेरे ट्रूप्स पेरिस में जाएंगे और वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। राजा ने ये वाली सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए अपने लोगों को भेजा था, और जब राजा ने लोगों को भेजा, वहां के लोगों ने बेस्टाइल पर अटैक कर दिया, बेस्टाइल के कमांडर को मार दिया। कंट्री साइड में रूमर्स फैल गए कि राजा तो उनकी क्रॉप्स खराब करने के लिए अपने लोगों को भेज रहा है। अब सारे के सारे लोग परेशान थे, उन्होंने ग्रेन्स लूटने शुरू कर दिए, बाकी के डॉक्यूमेंट्स जला दिए जहां पर रिकॉर्ड्स थे कि कितना ग्रेन इस बार उगा है। और बाकी नोबल्स जो थे वो अपना घर छोड़ करके वहां से भाग गए क्योंकि कॉमन लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। अब राजा ने जब ये सब देखा कि पूरी कंट्री उसकी अगेंस्ट हो रही है, तो राजा ने कहा कि ठीक है, नेशनल असेंबली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और आज के बाद में मेरे सारे के सारे पावर्स ये जो नेशनल असेंबली का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ किए जाएंगे। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना और फ्रांस बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ 1791 के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि राजा के पावर्स को हम लिमिट कर देंगे। सारा पावर एक ही इंसान के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 हिस्सों में ये पावर हो जाएगा डिवाइड। 1791 के अंदर फ्रांस बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी था और राजा का रूल भी चल रहा था। सिटीजन्स इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे, असेंबली बनाते थे और वही असेंबली राजा को गाइड करती थी कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन वही लोग जो 25 इयर्स के थे और 3 डेज ऑफ वेज लेबर जितना टैक्स पे करते थे, 3 डेज ऑफ वेज लेबर जितना टैक्स पे करते थे, सिर्फ और सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे। सारे लोगों को वोट का राइट नहीं मिला था। तो जिसके पास राइट टू वोट था वो थे एक्टिव सिटीजन्स, जिसके पास राइट टू वोट नहीं था वो थे पैसिव सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए, जिसे कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये राइट्स लोगों को दिए जाने लगे और कहा कि ये राइट्स कोई भी उनसे छीन नहीं सकता है। तो 1791 के अंदर फ्रांस बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस के कुछ सिंबल्स हैं जो तुम्हें याद करने हैं। ब्रोकन चेन, टूटी हुई हथकड़ी, मतलब अब स्लेव्स नहीं रहे हैं, वो आज़ाद हो गए हैं। बंडल ऑफ रॉड्स, यानी कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, जैसे कि फार्मर वाली कहानी तुमने पढ़ी होगी। आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, इसका मतलब था कि अब हम लोगों को हमारे राइट्स क्या क्या हैं हमें वो सब पता है, अब हमें कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता। स्केप्टर का मतलब था रॉयल पावर। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, ये रिंग दिखाती थी एटर्निटी, यानी कि ना इसकी कोई शुरुआत थी ना ही इसका कोई एंड था। ये वो कैप था जो स्लेव्स पहना करते थे फ्री होने के बाद। बेसिकली ये कैप जैकोबिन क्लब के लोग भी पहनते थे। जब स्लेव्स फ्री हो जाते थे तो वो अपनी खुशी में
ये कैप पहना करते थे। ब्लू, वाइट और रेड ये नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के। फ्रांस के फ्लैग में भी तुम्हें यही कलर्स देखने को मिलेंगे। विंग्ड विमेन दिखाता है कि फ्रांस के अंदर कानून है और कानून के हिसाब से ही फ्रांस चलता है। फाइनली लॉ टैबलेट जो दिखाता है कि कानून सबके लिए सेम है और सारे लोग कानून के सामने बिल्कुल बराबर है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज France becomes monarchy, abolishes monarchy and becomes a republic. फ्रांस की सिचुएशन आने वाले सालों में खराब होती ही गई। राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन मानने के लिए तो हाँ कर दिया था, लेकिन चुपके चुपके उसने पर्शिया के राजा के साथ में कुछ नेगोशिएशंस कर लिए थे। अब राजा कोई भी नेगोशिएशन बिना असेंबली से पूछे कर नहीं सकता था, लेकिन वो कर चुका था नेगोशिएशन। बाकी कंट्रीज के लोग भी थोड़े परेशान थे कि फ्रांस के अंदर क्या चल रहा है, हमें फ्रांस के ये इवेंट ऐसे कैसे हो रहे हैं, मोनार्की हटा दी उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है वहाँ पर। नेशनल असेंबली ने, इससे पहले के लोग आकर के फ्रांस को क्रिटिसाइज करते, नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट 1792 में एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब राजा ने तो कहा था कि हम कोई वॉर नहीं करेंगे, नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। जब लोगों को ये बात पता चली कि राजा ने ऐसे चुप चुप कर उनके साथ में ट्रीटी साइन करी थी, तो राजा को ग्लूटॉइन भेज दिया गया। अभी हम बात करेंगे कि ग्लूटॉइन क्या होता है। अच्छा, मार्शल्स बन गया था फ्रांस का नेशनल एंथम, ये भी ध्यान रखना। अब हमारे जो रेवोल्यूशनरी लोग थे उन लोगों को बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे, इकोनॉमिक डिफिकल्टी थी, लोग लड़ नहीं पा रहे थे, विमेन को अपना घर चलाने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, लोग बेसिकली काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971 उनको पॉलिटिकल राइट्स दे पाया था, लेकिन सिर्फ रिचर सेक्शंस को। अभी भी गरीब लोग परेशान ही थे। इन्हीं में से फिर धीरे धीरे करके क्लब्स बनने लगे। जो गरीब लोग थे उन्होंने क्लब्स बनाने शुरू करे अपनी सपोर्ट के लिए। तो इसमें से ही सबसे फेमस क्लब जो था वो था जैकोबिन क्लब, जिसका नाम पड़ा था सेंट जैकब के नाम से, जो कि पेरिस में रहते थे। विमेन भी विमेन ने भी अपने ग्रुप्स बनाने शुरू किए और बहुत सारे विमेन ग्रुप्स भी बने। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो यूजुअली गरीब लोग ही हुआ करते थे, क्योंकि अमीर लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो क्यों ही बनाएंगे ना क्लब्स, जिसमें स्मॉल शॉपकीपर्स आ गए, शू मेकर्स आ गए, पेस्ट्री कुक्स आ गए, वॉच मेकर्स, ये सारे लोग इसमें आ गए। इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था। ये लोग ऐसे लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनते थे, ठीक है, इस तरीके के ट्राउजर्स पहना करते थे। This was to set themselves apart from the fashionable sections of society. तो जो लोग ऐसे नी ब्रीचेस यानी कि ऐसे वाले शूज पहनते हैं ना, ऐसे वाले शूज पहनते हैं जो लोग, उनसे खुद को अलग दिखाने के लिए इन्होंने लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनने शुरू किए, ताकि इनकी खुद की भी कोई आइडेंटिटी बन सके। जैकोबिन क्लब के लोगों को सैंट क्लूटॉस बोला जाने लगा, यानी कि ऐसे लोग जो नी ब्रीचेस, ऐसे वाले शूज नहीं पहनते हैं। यहाँ पर लोग रेड कैप पहनते थे, जो दिखाता था लिबर्टी कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा लिबरल हैं। लेकिन विमेन को अभी यहाँ पर भी इक्वालिटी नहीं मिली थी। इन लोगों ने थोड़े टाइम बाद, जैकोबिन क्लब ने सोच लिया था कि अब हम लोग भी आज़ादी लेकर के रहेंगे, और इन्होंने पैलेस ऑफ ट्रॉयल्स, जहाँ पर राजा रहा करता था, वहाँ पर अटैक करा, राजा के गार्ड्स को मार दिया, रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया, यानी कि जेल में डाल दिया, और राजा को ग्लूटॉइन में भेज दिया। जब जैकोबिन क्लब का रूल स्टार्ट हुआ तो 21 ईयर्स से अबव जितने लोग थे सबको, जितने मेन थे सबको राइट टू वोट मिला। ये जो नई असेंबली बनी थी, क्योंकि राजा का रूल तो खत्म हो गया, अब जो नई असेंबली बनी थी उसे कन्वेंशन कहा जाने लगा। 21 सितंबर 1792 को यहाँ पर मोनार्की पूरे तरीके से खत्म हो गई और फ्रांस ने बोला कि मैं तो एक रिपब्लिक हूँ, यानी कि मेरा जो हेड होगा वो मेरे लोग यहाँ के खुद से इलेक्ट करेंगे। कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होगी, कोई राजा यहाँ पर नहीं रहेगा। राजा को कहा गया कि तुम तो देशद्रोही हो, तुमने हमसे पूछे बिना पर्शिया के साथ में ट्रीटी साइन कर ली, तो अब हम तुम्हें मार देंगे। तो राजा को कर दिया गया एग्जीक्यूट। राजा को एग्जीक्यूट करने के थोड़े टाइम बाद ही क्वीन को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब किसका राज आया? जैकोबिन क्लब का राज आया। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम एक ही थी, जैकोबिन क्लब का जो हेड था ना, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था, वो थोड़ा संकीर्ण था। वो चाहता था हर एक चीज़ उसी के कंट्रोल के हिसाब से हो, ठीक है, जैसे वो चाहे हर एक चीज़ बिल्कुल उसी तरीके से हो। तो अभी ये राइन ऑफ टेरर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
समझ में आया अगर सब कुछ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तुमको कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई डाउट अगर रह जाए फिर भी तो learnwithmuskan17@gmail.com पर तुम भेज सकते हो। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सॉल्व करके मुझे वर्कशीट भी तुम मेल कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे की कहानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3 आएगा हम उसमें पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सब्सक्राइब कर देना चैनल को भूलना मत। बाय।